नाम से बस पहचान ही नहीं रहती है। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो हमने कल अभी जो पढ़ा था वो थी ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या। अब उसमें एक शब्द बार बार आपने देखा आयुर्वेद में आता होगा, अमा, मतलब टॉक्सिस जो मटेरियल है उसको हटाना बॉडी से। तो जो टॉक्सिस मटेरियल होता है उसको अमा कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आमा शब्द का अर्थ है कि अगर हम कोई भी चीज को खाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, तो जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है तो एक ईस्ट की मटेरियल बनता है जो कि टॉक्सिस रहता है, और उसको हम अपच्य भोजन या अपच्य मटेरियल हम कहते हैं इन जनरल भाषा में। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो डाइजेशन फायर होती है जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, या पाचन कमजोर होने के कारण वो पूरी तरह से भोजन पचता नहीं है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि 80% बीमारियों की जड़ पेट होता है। पेट क्यों होता है? क्योंकि यदि डाइजेशन अच्छा होता है, खाना पूरी तरह पचता है, इसका मतलब कि न्यूट्रिशंस जो है वो एब्जॉर्ब भी अच्छे होंगे। एब्जॉर्ब अच्छे होंगे तो वो ब्लड में अच्छी तरह से पहुंचेंगे और हर एक सेल तक पहुंचेंगे। लेकिन खाना ही अगर ठीक तरीके से नहीं पचेगा तो न्यूट्रिशंस भी बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होंगे और हर एक सेल तक नहीं पहुंचेंगे, जिससे वो सेल वीक होती जाएंगी। और साथ ही ये जो टॉक्सिस मटेरियल है ये बनेगा। और ये जो टॉक्सिस मटेरियल होता है ये बहुत सारी फिजियोलॉजी में बाधक है। जो फिजियोलॉजी होती है उसको पूरी तरह से नहीं करने देता है, क्योंकि ये बहुत हैवी भी होता है और ये एक बहुत स्मेल वाला होता है, और इसमें थकान, दर्द होती है। और इसका एक पहचान क्या है कि जब ये बहुत अधिक जमा हो जाता है तो आपके टंग पर ऐसा लगता है कि एक लेयर जम गई है, एक्स्ट्रा लेयर आ गई है। या फिर कुछ एलर्जी जैसी होती है कि वो एलर्जी भी इसी के कारण होती है। तो जो पेट में बिना पचा हुआ भोजन है, अपच भोजन है, उसका जमा होते रहना ही जो अमा कहलाता है। अब ये जो अमा है ये अपचित पदार्थ है, ये तो हमने देख लिया कि ये भोजन का चूंकि पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो उसका जो साइड प्रोडक्ट टॉक्सिन है वो जनरेट होगा, और वो प्रोड्यूस होकर वो किस तरह का होगा? वो चिपचिपा होगा, भारी होगा, और वो जो सोर्सेज होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनको बंद कर देता है, ब्लॉक करता है। अगर ये ब्लड में चला जाता है तो ब्लॉकेज करता है, अगर ये नर्व्स में चला जाता है तो नर्व्स इम्पल्सन्स को ब्लॉक करता है। तो ये जहां भी बॉडी में जाता है वहां पर ब्लॉकेज करता है, और ये ब्लॉकेज होने के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे अगर किसी भी ब्लड कैपिलरी में ब्लॉकेज हो गया तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, या हार्ट से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम बीमारियों की जड़ ये आमा होता है। अब ये बनता कैसे है? इसका बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक होना, और वो वीक होने के कारण मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होना। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है तो जो हमारा जो हम खाना लेते हैं वो पोषक तत्वों में प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होता है, और जब वो न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी। बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो ब्लड में भी कम मात्रा में पहुंचेंगे। ब्लड में कम मात्रा में पहुंचेंगे तो वो हर एक सेल तक भी कम मात्रा में पहुंचेंगे। दूसरा क्या है कि इम्प्रॉपर डाइट, मतलब आप ऐसा खाना खा रहे हैं कि जो या तो सीजनल नहीं है या आपके शरीर के हिसाब से नहीं है, आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फूड जो है वो नहीं है, और वो चूंकि फेवरेबल ना होने के कारण वो डाइजेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं। और भावनात्मक कारण, मतलब अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं
यदि आप किसी तरह के इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, यदि आप किसी टफ कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, या आप में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या आप बहुत नेगेटिव हैं, तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं ये इसका डाइजेशन वीक होने का कारण होते हैं। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स। तो ये भारीपन लगेगा शरीर में, थकान लगेगी, सुस्ती लगेगी, टंग पर एक पूरी वाइट लेयर जम जाएगी, और ब्रश करने के बाद और सारा कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी उस व्यक्ति के माउथ से एक स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी, इवन उसके स्वेटिंग से तक, उसके पसीने से भी बदबू आएगी। फिर उसको भूख नहीं लगेगी, उसको अपचे या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा या लूज मोशंस होंगे, ये सारी चीजें होगी। जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है जॉइंट में स्वेलिंग आ जाए या वो बहुत स्टिफ हो जाए, बहुत सारी तरह की एलर्जी हो जाएंगी, नाक बंद रहेंगी और साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इनमें से कुछ भी सिम्टम्स या साइन हो सकते हैं इस कंडीशन के कि जब आमा बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। अब इसका उपचार कैसे करते हैं आयुर्वेद में, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जठराग्नि को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन क्रिया तेज हो, और उसके लिए क्या 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 चीजें यूज करते हैं, अदरक, जीरा और त्रिकटु, ये एक जड़ी बूटी का नाम है। तो इन जड़ी बूटियों को यूज करते हैं पाचन को या डाइजेशन को बढ़ाने के लिए। फिर श्वसन तंत्र को सुगम बनाना, मतलब नाक में यदि किसी तरह के ब्लॉकेज हैं, कफ जमा है, तो स्टीम लेना, और उसके अलावा और भी जो प्रोसेस होते हैं, नस्य कर्म होते हैं, इस तरह के कुछ ऐसे इसमें टेक्निक्स होती हैं, उन सबको यूज करके ये कोशिश करते हैं कि जो नॉस्ट्रिल हैं वो पूरी तरह खुले रहें, प्रॉपर इनहेल एक्सेल हो, पसीना आना, क्योंकि स्वेटिंग भी जो है वो टॉक्सिन को रिमूव करता है। फिर कुछ उसके डाइट में चेंज करना, उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट देखते हुए उसकी डाइट को डिजाइन करना, और इस तरह से डिजाइन करना कि जो उसके डाइजेशन में सपोर्टिंग हो और उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करे। लाइफ स्टाइल बदलना, अगर हो सकता है कि उसकी बहुत सेडेटरी लाइफ स्टाइल हो कि वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, आराम से बैठे रहता है, हो सकता है उसका वर्किंग स्टाइल ऐसा हो कि वो 9 बजे से लेके 8 बजे तक सिर्फ एक चेयर पर बैठ के ही काम करता हो, तो थोड़ी सी लाइफ स्टाइल बदलना, सनलाइट में रहना जिससे विटामिन डी प्रॉपर हो। फिर उसकी जो डाइट है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से मैनेज करना, और कोशिश करना कि इसकी बॉडी को डिटॉक्स कर पाए। उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं आयुर्वेद में, जैसे फास्टिंग होती है, फिर कुछ काढ़े होते हैं योग में, जैसे लघु शंख प्रक्षालन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है पूरी एलिमेंट्री कैनाल को डिटॉक्स करने का। तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रोसीजर को यूज करना कि जिससे जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाए और जो डिपॉजिट अमा है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। अब हम आते हैं वात पित्त कफ, है ना, कि इसके हिसाब से शरीर में कैसे होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वात पित्त कफ क्या है, इनको तीनों को ही त्रिदोष कहा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर पूरा आयुर्वेद डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऐसा आयुर्वेद मानता है कि जो जीवन की 3 मूलभूत ऊर्जाएं हैं वो वात है, मतलब वायु और आकाश, क्योंकि ये जो तीनों तत्व हैं ये तीनों ये त्रिदोष हैं, ये पंच तत्वों से ही मिलके बने हुए हैं। तो पंच तत्वों में जब वायु और आकाश आपस में मिलता है तो वो कौन से दोष को बनाता है, वात को। जब अग्नि और जल आपस में मिलते हैं तो पित्त को बनाते हैं, और जब जल और पृथ्वी मिलते हैं तो फिर वो कफ को बनाते हैं। तो इस तरह ये तीनों दोषों का जो निर्माण है वो पंच तत्वों से होता है, और ये जो 3 दोष ये हर व्यक्ति के लिए अपने इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति में किस तरह की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, किस तरह की उसकी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, डाइट है, उन सब पर डिपेंड करता है।
और उसे ही उस व्यक्ति की प्रकृति कहा जाता है। तो जब तक ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जैसे ही इन तीनों दोषों में असंतुलन की स्थिति आती है वैसे ही बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं या रोगों का सामना करना पड़ता है। तो अब ये जो तीन दोष हैं, तो ये वात क्या करता है, ये है द एनर्जी ऑफ मोशन, मूवमेंट। तो यहाँ पर ये तीन तरह की एनर्जी कही गई है आयुर्वेद में। तो वात का टाइप क्या है कि किसी भी जो शरीर में जितनी चीजों में गति होती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड में गति होती है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, या नर्वस सिस्टम है जिसमें कि इम्पल्स होते हैं, या थॉट प्रोसेस है उनमें भी गति होती है। तो जितनी भी शारीरिक और मानसिक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें एक फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, वो किससे कंट्रोल होती हैं, या उस पर किसका नियंत्रण होता है, वात का। और इसीलिए वात को द एनर्जी ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। वहीं पर यदि हम पित्त देखें तो ये द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब जब एक चीज को शरीर किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये किसके कारण होता है, पित्त के कारण। तो यहाँ पर जैसे भोजन को हमने लिया, मेटाबॉलिज्म से उस भोजन का ब्रेक डाउन हुआ और वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हुआ, और वो बॉडी ने एब्जॉर्ब किए, हर एक सेल तक पहुंचाए और उससे एनर्जी मिली। तो भोजन का एनर्जी में कन्वर्ट होना किस पे डिपेंड रहेगा, पित्त पर। ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन के साथ मिलके एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो किस पर डिपेंड होगा, पित्त पर। तो जहां भी किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, पित्त का। तो पित्त को क्या बोला गया है, द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब तीसरा जो दोष है वो क्या है, कफ। तो कफ का क्या काम होता है कि जहां भी स्थिरता है और स्ट्रक्चर है, जैसे मसल्स, बोन, स्किन, तो ये सारी चीजें की जो भी किसी एक चीज को क्रिएट कर रही हैं, उसमें एक स्थायित्व ला रही हैं, जैसे ज्वाइंट्स हैं तो ज्वाइंट्स के मूवमेंट में उसकी चिकनाई को मैनेज करना, ये सब काम किसके हैं, कफ के हैं। और इसीलिए कफ को क्या बोला जाता है, द एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। तो ये जो तीन दोष हैं, ये तीन तरह की एनर्जी हैं जो शरीर की पूरी रचना बनाती है, शरीर में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करती है, और बॉडी के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जिन चीजों के भी खाने से ऊर्जा बनना या बॉडी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा मिलना, वो सब काम ये तीनों दोष करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये तीनों दोष पर ही पूरे बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिपेंड है, क्योंकि एनाटॉमी किस पे डिपेंड हो गई, कफ पे, और फिजियोलॉजी किस पे हो गई, वात और पित्त पे। तो इसीलिए ऐसा बोला गया कि जब तक ये तीनों दोष बैलेंस रहेंगे तब तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी गुड रहेगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेस्ट रहेगी तो बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। इनका इन त्रिदोष हेल्थ से कैसे जुड़ते हैं, अगर ये संतुलित है, बैलेंस है, तो ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगी, उनमें किसी तरह के कोई रोग नहीं रहेंगे, रोगों का अभाव रहेगा, उसकी फिजियोलॉजी प्रॉपर वर्क करेगी। लेकिन यदि इसमें असंतुलन हो गया तो असंतुलन में क्या होगा, फिजियोलॉजी इफेक्टेड होगी, और जब वर्किंग ठीक नहीं होगी तो वर्किंग के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होके और एनर्जी मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो असंतुलन है ये आता कैसे है कि जब किसी की भी मान लो डाइट है या उसकी लाइफ स्टाइल है या उसमें किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की कोई चीज आ गई है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये सारी चीजें होने के कारण ही ये जो दोष होते हैं, त्रिदोष, ये असंतुलित हो जाते हैं। और जब ये असंतुलित होते हैं तो शरीर में बहुत सारी डिजीज आने लगती हैं, रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अब इसके बाद इंडिविजुअल ब्लूप्रिंट।
यहाँ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बॉडी हर माइंड यूनिक होता है, तो वो यदि यूनिक होगा तो उसकी प्रकृति भी यूनिक होगी। जरूरी नहीं कि दो व्यक्तियों का कुछ तीनों दोषों का समायोजन इस तरह हो कि वो सेम हो। कई बार क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति कफ प्रधान है मान के चलिए, लेकिन मे भी पॉसिबल हो सकता है कि उसकी फिजियोलॉजी कुछ डिफरेंट हो, है ना, या उसमें जो वात और पित्त है उसका रेशो डिफरेंट हो। तो यहाँ पर हर बॉडी यूनिक होती है और ऐसा माना जाता है कि हर बॉडी किसी एक के लिए दोष के लिए विशेष सेंसिटिव होती है, और जो कि वो उसकी प्रकृति होती है या नेचर होता है। तो अब इसको संतुलित हम कैसे करें? तो जो हम डाइट लेते हैं वो हमारे दोषों को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम अपनी बॉडी की प्रकृति पहचान लें कि वो किस प्रकृति की है, वो उसमें तीन दोषों में कौन से प्रधान है, या कौन सा दोष ऐसा है जो इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम उसे डाइट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि वात दोष जब अगर है, वात दोष मतलब वात असंतुलित है ना, तो जब वात असंतुलित है तो गर्म नर्म खाद्य पदार्थ अगर हम खाते हैं तो ये संतुलित हो जाता है, और अगर हम ठंडे शुष्क कड़वे पदार्थ खाते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए वात असंतुलित हो रहा है तो हमें क्या करना है कि गर्म नम और नम खाद्य पदार्थों को कंज्यूम करना है। और वहीं मान लीजिए पित्त दोष है तो क्या करना है, जस्ट इसके विपरीत करना है कि ठंडे शुष्क और कड़वे पदार्थों को खाना है जब भी पित्त दोष होता है। तो इस तरह से हमारा जो खाना है, हमारी जो डाइट है या किसी की भी डाइट है, वो उसके शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही तय होनी चाहिए, या उसमें कौन सा दोष असंतुलित हो रहा है उसके हिसाब से उसका खाना खाने का निर्धारण होना चाहिए। फिर लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल कैसी है कि वो दिन का कौन सा समय है, कौन सा मौसम है, उसकी डेली रूटीन क्या है, उसमें उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिपेंड करती हैं जिस पर कि व्यक्ति की प्रकृति किस तरह की होगी। अब ये जो त्रिगुण है, इनका त्रिगुण त्रिदोष और पंच महाभूत, इन तीनों में यदि हम संबंध देखें तो वात किससे बन रहा है, आकाश और वायु से। आकाश सत्व गुण का है और वायु रज गुण की है। तो वात में किस किस गुण की प्रधानता रहेगी, सत और रज। उसी तरह से पित्त किससे बन रहा है, अग्नि और जल। तो अग्नि में सत और रज होता है, जल में सत और तम होता है। तो यदि किसी को पित्त प्रधान है तो उसमें तीनों गुण प्रेजेंट रहेंगे, सत रज और तम। वहीं जो कफ है वो किससे बन रहा है, जल से और पृथ्वी से। तो यदि इसके गुण देखें तो इसमें जल में सत और तम है, पृथ्वी में तम है। तो जो कफ वाला व्यक्ति है उसमें रज गुण का अभाव रहेगा, उसमें दो गुण पाए जाएंगे, वो कौन सा, सत और तम। तो इस तरह से अगर गुण और दोषों के आधार पर हम देखते हैं तो यदि कोई व्यक्ति सत गुण को धारण कर रहा है, वो सत गुणी है, तो उसके त्रिदोष ऑटोमेटिक बैलेंस पोजीशन में रहेंगे। यदि वो व्यक्ति रजस गुण वाला है तो उसका वात और पित्त एक्सेस में रहेंगे, बढ़े हुए रहेंगे। और यदि तमस वाला है तो उसका कफ जो है वो इम्बैलेंस होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा। तो इस तरह से उसके गुण से भी हम उनके त्रिदोष को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वात। तो वात जो है वो स्पेस और एयर, आकाश और वायु से मिलके बना है। अब ये जो एक प्रकार की ऊर्जा है, और वात को हमने क्या बोला था, कौन सी ऊर्जा बोला था, कि जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, मोशंस है, वो सारी ऊर्जा को कौन बनाता है, वात बनाता है। तो वो सारी चीजें कौन सी हैं, जैसे ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, थॉट्स हैं, और नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि जिसमें किडनी पूरी ब्लड को छानती है, या मान लीजिए जो वेस्ट है, स्टूल है, उसको हम, या यूरिन है, उसको हम बॉडी के बाहर पास आउट करते हैं।
तो ये सारी चीजों को कौन निर्धारित करेगा? वात करेगा। तो इनसे यदि रिलेटेड कोई भी बीमारी है, इसका मतलब क्या है कि वात में जरूर कुछ ना कुछ असंतुलन है। तो जब वात में असंतुलन होता है तो बहुत अधिक व्यक्ति एंजाइटी में बहुत रहेगा। कई लोग होते हैं ना कि जैसे एक एग्जांपल हमने दिया था कि किसी के यहाँ मान लीजिए 10 लोग खाने पे आने वाले हैं, कोई ऐसे 2 फ्रेंड हैं, तो एक नॉर्मली वो सारे काम निपटाएगी, दूसरे हो सकता है 3 दिन पहले से उसका स्ट्रेस लेके रखें कि वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो बहुत अधिक चिंता एंजाइटी में रहते हैं, वो उनका वात अक्सर असंतुलित होता है। फिर इसमें ड्राई स्किन होती है, अनिद्रा होती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और वात को मैनेज करने के लिए गर्म और नम पदार्थ जो है वो खाने चाहिए। ठंडे, सूखे और कच्चे खाद्य पदार्थ जो उनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है। जैसे हम किसी को भी बोल देते हैं कि सैलेड भरपूर मात्रा में खाओ। अब यदि उसमें वात असंतुलित हुआ और वो सैलेड खाता है अधिक मात्रा में, तो उसका असंतुलन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके त्रिदोष की क्या स्थिति है, वो संतुलित है कि नहीं। यदि संतुलित नहीं है तो कौन सा ऐसा है जो असंतुलित है। अब इसकी जो संरचना होती है वो वायु और आकाश से मिलके बनता है। ये गति को नियंत्रण करता है, तो जितना भी ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, नर्व्स, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी में ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर इसका गुण क्या होता है? हल्का, शुष्क, ठंडा और गतिशील। और जब ये बैलेंस होता है किसी में भी, तो उस व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी होंगी? वो बहुत अधिक क्रिएटिव होगा, वो बहुत उत्साह में रहेगा, उसमें एक तेजी रहेगी, स्पीड रहेगी, और उसकी सोचने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्विक होगी, डिसीजन मेकर होगा वो। अब जब ये असंतुलित हो जाता है तो शारीरिक रूप से क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग कोल्ड, रेस्टलेसनेस एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग, मतलब नींद नहीं आएगी, बहुत अधिक बेचैनी लगती रहेगी, ठंड लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और स्किन ड्राई हो सकती है। और जब ये इम्बैलेंस है तो इसमें मेंटल लेवल पे क्या क्या चेंज आएंगे? एक तो चिंता का रहेगा, एंजाइटी बहुत अधिक रहेगी, उसके जो विचार रहेंगे वो बहुत बिखरे हुए रहेंगे, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा। कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, फिर कभी तीसरी चीज सोची, तो जो फोकस ना होने के कारण उसका सक्सेस रेशो कम हो जाएगा। यदि विचार बहुत बिखरे हुए होते हैं तो आप देखिए एक जगह पर फोकस ना करने के कारण उसका सक्सेस रेशो कम हो जाएगा, वो किसी भी चीज में मास्टरिंग नहीं कर पाएगा। जैसे थोड़े दिन योग किया, अब थोड़े दिन छोड़ के डाइट करने लगे, फिर थोड़े दिन छोड़ के एरोबिक करने लगे, फिर थोड़े दिन छोड़ के जुम्बा करने लगे, तो फाइनली आप कहाँ खड़े होंगे? एक बड़े से जीरो पर। वो चाहे नॉलेज वाइज हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी वाइज। और यदि आप एक चीज पकड़कर बिल्कुल चलते जाएंगे, है ना, मतलब ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे हम एक चौराहे पर खड़े हैं, हमको कहीं घर से निकल के मंदिर जाना है, चौराहा आया तो हमने एक रास्ता पकड़ा, थोड़ी दूर गए, फिर वापस आ गए, फिर दूसरा रास्ता पकड़ा, फिर वापस आ गए। तो अगर हम चारों रास्तों पर इस तरह से करते रहेंगे तो हम मान लो मंदिर तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो पहुंचना तभी संभव है कि जब आप एक पकड़ो और उसी को कंटिन्यू करो। तो ये लाइफ में भी बहुत अधिक ध्यान रखने योग्य बात है कि जब तक हम फोकस और कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं हासिल होगी। क्योंकि शुरू में कोई भी चीज आप करने जाओ तो आपको डे फर्स्ट से कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत सक्सेस हो जाए। स्टार्टिंग जो हमेशा है, बिगनिंग है, वो हमेशा डिफिकल्ट होती है, लेकिन एक बार आपने उस डिफिकल्टी को क्रॉस कर लिया तो आप देखिए कि बहुत अच्छा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखना शुरू करते हैं, साइकिल सीखना शुरू कर रहे हैं, शुरू में कितनी मुश्किल होती है, वो डगमग हो रही, गिर भी रही है, लेकिन आपने प्रयास नहीं छोड़ा, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहे, तो एक समय ऐसा आता है कि आप हैंडल को दोनों हाथ से छोड़ के भी चला लेते हैं।
यहाँ पर ये जो वात इम्बैलेंस वाले लोग होते हैं वो अक्सर सफलता नहीं मिलती उनको। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार होते हैं वो बिखरे हुए स्थिति में होते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करें जिसका असंतुलित है? तो सबसे पहले तो उसकी डाइट पे ध्यान दें कि उसको गर्म पका हुआ पौष्टिक जो खाना है वो दें, उसमें थोड़ा ऑयल भी हो, और सूप, पकी हुई सब्जी, घी, ये सारी चीजें उसके डाइट में होनी चाहिए। क्या चीज नहीं होनी चाहिए? कच्चे, ठंडे, सूखे या बहुत हल्के खाद्य पदार्थ जैसे सलाद और क्रैकर्स। फिर उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए कि एक रेगुलर लाइफ स्टाइल हो, क्योंकि उनको नींद नहीं आती है, और वो जब अगर नींद नहीं आती तो वो बहुत एक बेचैनी का अनुभव करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो रेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको लेटते ही बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को एक स्ट्रिक्टली जो रात्रिचर्या है वो फॉलो करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। और फिर योग या ताई ची जैसे कोई भी एक हल्के ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो लाइट हो, लेकिन जिसमें मेडिटेशन हो और जो उसको अंदर से जोड़े। तो ऐसी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है जो उसकी एनर्जी को बैलेंस करे। अगर एनर्जी बैलेंस हुई तो भी ये त्रिदोष बैलेंस होगा। फिर जब ये संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो उसके क्या बेनिफिट हैं? ये सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, इन सारे सिस्टम की हेल्थ को सपोर्ट करेगा। ये मेंटल क्लियरिटी को सपोर्ट करे प्रमोट करेगा, और फोकस्ड रहने में ये हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ ये बहुत क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, और आपको एक आरामदायक स्थिति में लंबे समय तक भी बनाए रखने में हेल्प करेगा। नींद अच्छी होगी, आपको जो बेचैनी और घबराहट हो रही है उस व्यक्ति को वो नहीं होगी। अब हम आते हैं पित्त पर। तो पित्त आपको मालूम है पंच तत्वों में से अग्नि और जल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पित्त बनता है। अब जब ये पित्त है, ये भी तीन दोषों में से एक है, और ये पित्त क्या करता है? एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये चीजों को परिवर्तित करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, इस पर मैन कंट्रोल पित्त का रहता है। और जब ये पित्त बैलेंस होता है तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है तो बॉडी बहुत हल्की होती है, आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। ज्वाइंट्स आपके बहुत लुब्रिकेटेड होते हैं, अच्छे होते हैं। फिर इसके बाद आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। और जब ये असंतुलित होता है तो इसमें जैसे ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आना, एसिडिटी होना, इरिटेशन होना, और स्किन से रिलेटेड समस्याएं होना। तो अगर स्किन डिजीज हो रही है, इसका मतलब आपको ये देखने की जरूरत है कि पित्त दोष असंतुलित है, क्योंकि ज्यादातर एलर्जी और स्किन डिजीज होने का कारण होता है अमा, मतलब खाना ना पचने की स्थिति में जो टॉक्सिन क्रिएट होता है वो। तो किसी को भी यदि स्किन प्रॉब्लम हो रही है या एलर्जी हो रही है तो इस चीज पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। अब जब ये संतुलित रहता है तो इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होगी और बहुत ही शार्प होगी। आप बुद्धि अच्छी होगी तो आपके डिसीजन अच्छे होंगे, डिसीजन अच्छे होंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। फिर इसके बाद में डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। ये दोनों चीजें अच्छी होंगी तो बॉडी बहुत लाइट वेट होगी, आपके ज्वाइंट्स की हेल्थ अच्छी होगी, आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, मेंटल क्लियरिटी बहुत अधिक रहेगी। और जिनका पित्त बैलेंस होता है वो लीडर बहुत अच्छे होते हैं, उनमें लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। और बॉडी में स्वेटिंग वगैरह प्रॉपर होगी, क्योंकि ये स्वेटिंग जो है बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो ये सारे लक्षण होंगे जबकि ये बैलेंस है पित्त। अब यदि ये इम्बैलेंस हो जाता है, इनमें असंतुलन की स्थिति आती है पित्त में, तब क्या होने वाला है कि
स्वेलिंग हो सकती है, एसिडिटी बढ़ेगी, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, और एक्सेसिव बॉडी हीट मतलब अंदर से बहुत अधिक गर्मी लगना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं फिजिकल रूप से। मेंटल और इमोशनल क्या होगा कि बहुत अधिक चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत एंगर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, और इसके अलावा बहुत अधिक आप जैसे होता है ना कि अधीरता रहेगी, पेशेंस आप में नहीं रहेगा, फिर आप कोशिश करोगे कि बिल्कुल हर चीज परफेक्ट हो, यदि नहीं हुई तो उसकी बहुत अधिक फिर क्रिटिसाइज करोगे उसको। तो ये सारी चीजें मेंटल रूप से होंगी। और जो सेंसरी है वो क्या क्या होगा कि जो लाइट है उसके लिए आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, आंखें थोड़ा लाल हो जाएंगी, रेड लाइट के लिए आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब इसको संतुलित कैसे करें? तो इसमें डाइट क्या है? तो डाइट पित्त दोष मतलब क्या है? अग्नि बढ़ गई है ना, अग्नि और जल से है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ठंडी चीजें लेनी पड़ेंगी, हाइड्रेट पदार्थ लेने पड़ेंगे, जैसे जूस है, मीठे फल हैं, कुकुम्बर है, खीरा है, नारियल है, ये सारे जो चीजें हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट करते हैं, उनको हमें अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। किससे बचना चाहिए? तीखे, खट्टे, नमकीन खाद्य पदार्थ, साथ ही मसालेदार, तले हुए और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कैफीन, रेड मीट और शराब, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, ये इनका पित्त बहुत बढ़ गया है, असंतुलित है, उन्हें नहीं लेने चाहिए। फिर इसमें रूटीन कैसी होनी चाहिए? शरीर और मन को नियंत्रित करने में मदद करे ऐसी एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। अब शरीर और मन को अगर नियंत्रित करने वाली आपको लाइफ स्टाइल शुरू करना है तो सुबह योग के अलावा एक्सरसाइज का कोई भी दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है, क्योंकि रेस्ट जितने भी ऑप्शन है वो शरीर को तो नियंत्रित कर लेते हैं, मन को नहीं करते। तो पित्त असंतुलित जिनका है उनके लिए कंपलसरी है कि वो योग करें। फिर कुछ ऐसे हर्ब्स रहते हैं जो कि कूल होते हैं, जैसे पुदीना है, मिंट है, खसखस है, तो ऐसे सौंफ है, तो इन जो जीरा सौंफ है, तो इन चीजों को आप कंज्यूम कर सकते हैं थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट के लिए। फिर हम आते हैं कफ। कफ जो है वो किससे मिलके बन रहा है? पृथ्वी और पानी से। अब पृथ्वी में अपने आप एक भार होता है, तो जहां भी कफ होगा वहां पर भारीपन आपका एक जुड़ा होगा उससे। तो ये जो कफ है ये क्या कर रहा है? किस चीज के लिए एनर्जी दे रहा है? स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए, कि शरीर की जो भी एनाटॉमी है और उसमें जो स्थिरता है, उन दोनों के लिए ये एनर्जी का काम करता है। और जितने भी जॉइंट्स में चिकनाई है, लुब्रिकेशन है, उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जब ये बैलेंस होता है तो क्या होगा? आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, आप में बहुत पैशंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। और जब ये अधिक हो जाएगा तो चूंकि पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व क्या करेगा? अधिक होने पे भारीपन लाएगा, मतलब ओबेसिटी, वजन बढ़ाएगा। ओबेसिटी बढ़ने से बहुत सुस्ती लगेगी, बहुत ऐसा लगेगा कि आराम से उसनीदापन करें, क्योंकि पृथ्वी का गुण क्या है? तम गुण है ना। तो जब ये तत्व बढ़ा मतलब पृथ्वी तत्व बढ़ा, पृथ्वी तत्व बढ़ा मतलब कौन सा गुण? तमस गुण बढ़ा। तो जितने तमस गुण के हैं कि आलसी होना और चीजें कल पे टालते जाना, शरीर भारी होना, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो वो शारीरिक मानसिक दोनों तरह से अपने आप को बहुत सुस्त फील करेगा, कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इनकी खास विशेषता होती है, कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो इस तरह की चीजें इनकी अधिक होंगी। और इसको भी संतुलित करने के लिए क्या करना है? लाइफ स्टाइल और डाइट में बदलाव करने हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ जो भी हम डिटेल में देखेंगे तो वो नहीं खाने हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं? जब ये बैलेंस होता है कफ, तब क्या होगा? स्ट्रेंथ होगी, शरीर में बहुत ताकत होगी। क्योंकि देखिए कफ बढ़ने का बिल्कुल तमस गुण बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर कौन कौन से दो गुण मिल रहे हैं? सत और तम, रजगुण का अभाव है।
तो सतगुण मतलब बहुत क्रिएटिव, बहुत स्ट्रांग, बहुत अधिक स्ट्रेंथ वाला व्यक्ति, बहुत अधिक अच्छा सोचने वाला, मतलब मेंटल फिजिकल दोनों बैलेंस और गुड पोजीशन में। और वहीं जब पृथ्वी बढ़ गया तो क्या होगा, कफ बढ़ गया, मतलब तम गुण बढ़ गया। तो जब तक ये बैलेंस है तो क्या रहेगा, उसमें बहुत स्ट्रेंथ रहेगी, पेशेंस रहेगा, कंपैशंस रहेंगे, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, वो बहुत शांत आचरण वाला रहेगा, उसकी जो सहन शक्ति है, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक रहेगी, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, और उसकी फिजिकल एंड हेल्थ मेंटल दोनों हेल्थ बहुत अच्छी होंगी, वो बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होगा। तो ये सारी क्वालिटीज कब रहेंगी, जब कफ बैलेंस है। अब जब ये बैलेंस नहीं होता है तब क्या होगा, बैलेंस नहीं हुआ मतलब तम गुण बढ़ गया, तो क्या होगा, सुस्ती, उदासी, उस्नीदापन, दिन भर लेटे रहना, आलस, लिथार्जिक फील करना। तो ये सारी चीजें, वजन, अब चूंकि ये सब करेंगे तो वजन बढ़ेगा ही, फैट अधिक हो जाएगा, और इमोशनल भी वो हमेशा डलनेस लगेगा, हमेशा ऐसा लगेगा सब चीजों से अलग हो जाएं, बहुत अधिक उदासीनता रहेगी, एपैथी रहेगी। और फिर उसके कारण चूंकि वो डाइट को कंज्यूम कर रहा है और सो रहा है, उसकी फिजिकल जो वर्किंग है वो नहीं हो रही है, तो फिर उसको क्या, नौचिया, एक्सेस सलाइवेशन, और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी उसको, हो सकता है कि नौशिया, ऐसा लगे कि वॉमिट होने वाली है, या बहुत सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो बहुत अधिक बढ़ जाए। तो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे जब ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करें कैसे, तो सबसे पहले तो हम फिर डाइट पर आएंगे। तो डाइट में हमको क्या करना है कि जो भारी, तेली, ठंडे, मीठे पदार्थों का सेवन सीमित कर दें, मतलब कम मात्रा में इन्हें खाएं। अधिक मात्रा में डेयरी उत्पादक, तले हुए खाद्य पदार्थ, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, शुगर होती है, और बहुत अधिक हैवी भोजन करने से, खासकर रात में, वो नहीं करना चाहिए। फिर जो खाना चाहिए वो क्या चीजें हैं, हल्के सूखे खाद्य पदार्थ तथा तीखे, कड़वे और कसैले स्वाद वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। तो कफ को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से होते हैं, तीखे, कड़वे, कसेले, इन पदार्थों पर, खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए कि डेली एक्सरसाइज करें, और जो भी कुछ इसमें वेट स्ट्रेंथ, चूंकि आपकी जो बॉडी है वो बहुत लिथार्जिक हो गई है और बहुत तामसिक गुण से भरी, मतलब सुस्त हो गई है, तो कुछ वेट इसमें हम यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं, तो कुछ टूल्स को भी इनमें यूज कर सकते हैं। और इसमें कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर इसके बाद पैदल चलें, वॉक करें, साइकिल चलाएं, योग करें, और बहुत अधिक सक्रिय रहने वाली एक्सरसाइज करें। अपने आप को गतिहीनता, मतलब ऐसे बिहेवियर से बचाएं कि जो एक जगह स्थिर रह के करना हो, मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आपको छोड़नी है। अब तीसरा क्या करना है, माइंडफुलनेस, मतलब ध्यान और सचेतन भोजन, इन दोनों को माइंडफुल करना है। फिर नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब रात्रिचर्या अच्छी होनी चाहिए। और अकेले में, मतलब सिंगल और लोगों के साथ, दोनों जो समय बिता रहा है वो बैलेंस में रहे, क्योंकि जब ये बढ़ता है, ये असंतुलित होता है, तो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है। तो इस तरह से ये वात, पित्त, कफ का पूरा डिटेल है। आप लोगों ने आज पढ़ा। मैम थोड़ा सा थोड़ा ये सा वाला ये फिर वाला से फिर से बता दी। बता दी। कौन सा? ये ये जैसे जैसे तम गुण तम है गुण ये है ये पृथ्वी का पृथ्वी का है ना। है। कफ कफ में जल और पृथ्वी होता है, तो तम गुण जो पृथ्वी का है, तो जल का कौन सा गुण होगा?
मैं एक बार स्लाइड कर दूं क्या? जल का सत होता है, स्लाइड वो खोल दूं क्या फिर से? मैम मैं एक मिनट खोल देती हूँ मैं तो आप इसकी मैंने इसे लिखा भी था तो लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है। तम मैं का बता पृथ्वी देती लिखा, सत्व का मैंने आकाश लिखा, रज का वायु लिख लिया। हूँ, एक मिनट मैं आपको तम क्लियर कर देती हूँ ना, एक सेकंड रुकिए आप। देखिए दिख रही है स्क्रीन, है ना? दिख रही है प्रीति जी? यस मैम लिख रही हूँ। हाँ। अब इसमें देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। हमको मालूम है 3 गुण होते हैं, ठीक है? सत, रज और तम। पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि गुण 3 होते हैं, सत, रज, तम। पंच महाभूत 5 होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और दोष, त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब वात है तो वात किससे मिलके बना है? आकाश और वायु से। आकाश का गुण सत है, वायु का रज है। इसको आप ऐसे ध्यान में रखिए, आकाश जो है वो बहुत स्थिर रहता है, हायर है, तो सत्वगुण इन दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है। और वायु चलायमान होती है, चंचल होती है, उसमें मोशन या मूवमेंट बहुत अधिक होता है। तो जो रज गुण है वो इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना? जो राजसिक होता है उनका बहुत चंचलता होती है, एक्टिवनेस बहुत अधिक होती है। तो यहाँ वात चूंकि आकाश और वायु से मिलके बन रहा है, तो इन दोनों के गुण वात में रहेंगे, आकाश का सतगुण और वायु का रजगुण। तो वात के गुण कौन कौन से हो जाएंगे? सत और रज। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम पित्त पर आते हैं। तो पित्त किस किस से मिलके बन रहा है? अग्नि और जल। अग्नि का जो गुण है वो सत भी है और रज भी है। अब इसको आप कैसे याद रखें? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि अग्नि में जो भी चीज जाती है वो एकदम पवित्र हो जाती है ना, प्योर हो जाती है, तो वो क्या हो गया? सतगुण हो गया। लेकिन अग्नि उतनी ही चंचल और प्रवाहमान है, उसकी लपटें बहुत ऊपर उठती हैं। यदि मान लो वो फैल जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें कौन सा गुण आ गया? रज। ठीक है। अब जल हम देखें तो जल में 2 गुण होते हैं, एक सत एक तम। जब तक बहता हुआ जल रहता है फ्लो के साथ, वो बहुत शुद्ध माना जाता है, और उसी शुद्ध जल से हम जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो उसी से करते हैं। लेकिन तम गुण जब आता है कि जल जब रुक जाता है, तो आप देखिए बहुत लंबे समय तक जल जब रुका रहता है तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए, उसमें कीड़े हो जाएं, तो वो क्या हो गया? तम गुण हो गया। तो जो पित्त है वो चूंकि अग्नि और जल से मिलके बना है, तो उसमें पित्त में सत्व गुण भी है, रज गुण भी है और तम गुण भी है। तीनों गुण है पित्त में। ठीक है? क्लियर हुआ प्रीति जी? हाँ यस मैम, इसमें लिखा सत्व प्लस रज इज इक्वल टू अग्नि और आगे पित्त लिखा है, तो इसमें वो 3 गुण इसलिए नीचे वाली भी ऐड करेंगे क्या? हाँ, नीचे सत्व, क्योंकि अच्छा अग्नि दोनों और ऐड कर जल लेंगे। से बना ना, ओके 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 है मैम, ना? दोनों ऐड कर लेंगे। हाँ, क्योंकि पित्त जहाँ अग्नि और जल मिल रहा है वहीं पित्त बन रहा है। और अगर हम कफ को देखें तो वो जल और पृथ्वी जब मिल रही है तो वो क्या बन रहा है? कफ बन रहा है। तो यहाँ पर जल का तो वही गुण रहेगा, सत और तम, और पृथ्वी का क्या है? तम है। तो कफ में क्या हो गया? सत और तम हो गया। तो यदि आप वात लें तो इसमें तम गुण का अभाव है, फिर पित्त लें तो इसमें तीनों गुण हैं, और कफ लें तो इसमें रज गुण का अभाव है। क्लियर? यस मैम, अब क्लियर है, थैंक वेलकम। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। जैसे जो पित्त है, अगर अग्नि और जल है तो इनका भी कुछ रेशियो होता है या मतलब 50-50 में ही चलेगा हमेशा? इनका भी पर्टिकुलर रेशो होता है, जब हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो वो सारी चीजें भी आती हैं।
अभी हम उतना डिटेल में गए नहीं है, क्योंकि जैसे ना पंच तत्वों का भी हमने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर रेशो होता है कि पहले पूरा आकाश बनता है, आकाश का 50 वायु, वायु का 50 अग्नि, अग्नि का 50 जल और जल का 50 पृथ्वी। तो जो ये पंच तत्व का रेशो होता है वही इसमें होगा। मैम इसको भी जैसे जब वैद्य या जो भी डॉक्टर्स होते हैं जब वो चेक करते हैं तो पित्त है, अगर उन्होंने तो कॉमनली बोल दिया आपको पित्त का प्रॉब्लम है, पर क्या वो फर्दर ये भी डायग्नोस कर सकते हैं कि पित्त में भी क्या इनका बढ़ा हुआ है ज्यादा, या कोई? हाँ, एक्चुअली जो आपके फिजिकल और मेंटल सिम्टम होते हैं, एक तो उससे होता है, और जो नाड़ी वैद्य होते हैं वो नाड़ी से भी इस चीज का पता कर लेते हैं। लेकिन वही है कि इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड और वैसे वैद्य चाहिए, लेकिन वो नाड़ी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनका कौन सा, कई बताते भी हैं, आप लोग ने नाड़ी वैद्य के बारे में सुना होगा, तो वो क्या बढ़ा हुआ है या क्या घटा हुआ है या क्या असंतुलित है, वो चीज वो बताते हैं। मैम क्योंकि जनरली तो बोल देते हैं पित्त बढ़ा हुआ है या शरीर में गर्मी है या पेट में गर्मी है, पर जैसे इतना डिटेल में तो आज पढ़ा ना कि उसमें भी 2-3 देखिए, कॉम्बिनेशन मैं है। आपको बताऊं, प्रेजेंट जो सिनारियो है ना, तो इसमें हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट इतनी डिस्टर्ब है कि मुझे लगता है कि 60 से 70% लोगों का तो पित्त ही बढ़ा रहता होगा। क्योंकि डाइजेशन की आप देखिए, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको। दीजिए। मैम ये जो 3 गुण पढ़े हैं ना, तो ये राष्ट्रिक तामसिक हमने वो पढ़ा था, वही है ये? हाँ, ये वही है, गुण तो वही है ना। मैम इससे फिर जब महाभूत बन रहे हैं तो वो कैसे बन रहे? कुछ मतलब हमने तो डायरेक्ट पढ़ा है कि इससे ये बन रहा है, गुण पर वो से एक्चुअल में महाभूत नहीं कैसे बन बन रहे रहा है? हैं, गुण से महाभूत नहीं बन रहे हैं, महाभूत का वो गुण है। तो महाभूत का वो गुण हम क्यों कह रहे हैं? मतलब इसमें क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है प्रिंसिपल। जैसे निधि जी बहुत स्माइल, बहुत खुश रहती, तो ये निधि जी का गुण है। अब मालूम पड़ा प्रीति जी हमेशा क्रोध में रहती, तो ये प्रीति जी का गुण है। तो ऐसे ही जो 5 महाभूत है उनका अपना एक क्वालिटी है, एक गुण है। तो जो सत गुण जिसमें है, तो वो सत्व की तरफ रहेगा, मतलब उसका कॉन्शियस हाई रहेगा, वो बहुत शांत रहेगा, वो उसमें मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी रहेगी, मन उसका शांत होगा, और वो स्पिरिचुअल पावर की तरफ बहुत आगे तक जाएगा। अब जिसका रज गुण है, तो वो कैसे होगा, बहुत चंचल होगा, बहुत अधिक एक्टिव होगा। और जिसका तम गुण है, तो वो बहुत आलसी होगा, हमेशा टालना काम को ये रहेगा। तो ये जो गुण है ना, इनको आप वर्ण व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, जो सत्व गुण है वो ऋषियों का गुण है ना, हमेशा अच्छी चीजें पढ़ना, अध्यात्म की ओर बढ़ना। रज गुण जो है वो बहुत जरूरी होता है एक राजा के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए। यदि उसमें रजगुण नहीं होगा तो वो अपने काम में फ्लॉप हो जाएंगे, सक्सेस नहीं होंगे। और तम गुण होता है शूद्र वर्ग के लिए। यदि उनमें वो तम गुण नहीं होगा तो वो जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए किसी एक शूद्र में अगर सात्विक गुण हो जाए तो उसको वो काम करने में परेशानी होगी, या वो अपने काम को ही बदल लेगा। तो ये गुण है उनके कि वो उस तरह की क्वालिटी को शो करता है अब समझ में आया है पूरा है चैप्टर ना। होने के बाद। स्वाति जी। मैम जैसे खाना भी सात्विक, तामसिक और राजसिक होता है, तो जैसे आपने ये बताया कि पृथ्वी में सत और रजगुण होते हैं, तो पृथ्वी यानी में कि नहीं जो बताया, ये पृथ्वी में नहीं ये नहीं गुण नहीं होते हैं, पृथ्वी में तम होता सर। तम सिर्फ और तम होता है। हाँ जी हाँ, तम। तो जैसे जो सात्विक खाना है वो उसे मतलब ये आपस में कैसे वो कर सकते हैं, खाने और देखिए, खाने के जो सात्विक तामसिक हैं। जो खाना आपको एक्टिव कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है, आपकी क्लैरिटी को, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा रहा है, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण कर रहा है, वो सात्विक है। और वो खाना अहिंसक है, वो खाना बहुत ही शुद्ध है, वो खाना
जिसने बनाया है, जहां बना है, जिस समय बना है और जो खा रहा है, सारा माइंडफुल है। ठीक है, उसमें माइंडफुलनेस है, वो सात्विक है। राजसिक खाना कौन सा है? जो बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला है, जिसमें बहुत स्पाइसी फूड है, जो कि मन को बहुत चंचल कर रहा है, बॉडी को बहुत एक्टिव कर रहा है, बहुत एनर्जी दे रहा है, वो राजसिक खाना है। और मैम तामसिक खाना कौन सा है? जैसे मैम जंक इनको फूड है। पंच महाभूत तत्वों के हिसाब से भी कंजॉइन कर सकते हैं क्या? पंच महाभूत के हिसाब से आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये गुण हैं, तो उनको जोड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भाई किसी चीज की क्वालिटी है ये सिर्फ ना, हम्म। कि हमने मान लीजिए पानी लिया तो उसकी क्वालिटी है कि अगर हमने उसको गैस पे उबाल दिया तो गर्म हो गई, फ्रिज में रख दिया तो ठंडा हो गई, या उसमें तरलता है, ये तरलता उसकी क्वालिटी है। मैम इसे ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे अगर फूल गोभी खा लेते हैं तो वो गैस बना देती है, तो वो शायद वायु तत्व की है। हाँ, या वो अपन कह तरबूज सकते खाते हैं। हैं तो वो पूरा पानी हो जाता है अंदर जाके जल्दी, मतलब हाँ, इस टाइप से भी हम कुछ रिलेट हाइड्रेट कर करता सकते है, हैं। क्योंकि ये भी रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी होता है कि जैसे आपने फूल गोभी का एग्जाम्पल लिया, तो हो सकता है एक को गैस बनाए, दूसरे को ना बनाए। तो उसका कारण ये होता है कि अगर उसका वात वाकई असंतुलित है और उसने ये खा लिया तो उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन यदि उसका वात संतुलित है तो उसको नहीं होगी वो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका डाइजेशन स्ट्रांग होगा ना। क्योंकि गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्वालिटी ऑफ डाइजेशन। मैम ये चीज पहली बार क्लियर हुई थी, तो अभी तक ना आयुर्वेद में जब कुछ पढ़ते थे, कुछ समझते थे ना, तो ये सत्व, रज और तम, ये और आकाश, पृथ्वी कौन सा किसमें है वो समझ नहीं आता था। अब इसीलिए क्लियर हो गया। इसमें हमने कोशिश की कि सबको जोड़े और एकदम जो बेसिक है वो पढ़ें, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होता तब तक आगे की चीजें, अब जैसे बेस एक बार क्लियर हुआ तो आप 2 और 2 जोड़ के बना लोगे आगे, लेकिन बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल बेसिक चीज ली, कई चीजों को रिपीट किया है बार बार, जिससे वो हम बार बार पढ़ें तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो रजिस्टर्ड हो जाए। मैडम ये आप सही कह रहे हो। जब सात्विक में ये पढ़ा था ना, तो मैंने सोचा था ये बेकार की फालतू में दिमाग में आएगी नहीं, इस मतलब बहुत बार अवॉइड किया, इग्नोर कि भाई नहीं कुछ नहीं आता समझ में। पर इतनी बार हो रहा है ना, तो वो आ ही गया दिमाग में कि हाँ, बार बार वही चीजें रिपीटेशन हो रही है ना। ये मतलब चीज आप मैं नहीं भी चाहे ना तो भी रजिस्टर्ड होगा वो हाँ, माइंड में। मतलब पहले ये लगा था मुझे कि ये मेरे मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं इसको समझ सकती, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसको छोड़ दो। पर अब ये आ ही गया। और मैम ने जिस तरह से ये बात समझाई